हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस में जो हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 23, जिसमें हमने आपका नया टॉपिक जो है आवर्त सारणी, जिसमें आपको धातु अधातु पढ़ना है, ये स्टार्ट किया हुआ था। तो अभी तक हमारे केमिस्ट्री के ये हमारा लेक्चर 23 है। इससे पहले हमारे 22 लेक्चर हो चुके हैं, जिनकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप सारे सेशन देख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी थ्योरी है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी और फिर आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर 23 है। इससे पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने आपको आवर्त सारणी का बेसिक, आवर्त सारणी का जो इतिहास है वो आपको बता चुके हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में कौन सा आपका मॉडल आया, मतलब जो डॉवे राइनर है उनका ट्रैक क्या था, न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको बता दिया, लोथर मेयर का वक्र आपको बताया और मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपको बताई। अब आज का जो सेशन रहेगा उसमें जो हम वर्तमान में आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जिसे हम दीर्घ आवर्त सारणी या फिर आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसमें यदि आप आवर्त सारणी समझ लेते हैं कि क्या होती है आवर्त सारणी, किस तरीके से तत्वों को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है, किस आधार पर किया गया है, तो फिर आपकी जो केमिस्ट्री है लगभग 90% कवर होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि आगे चलकर आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सब की सब आपकी आवर्त सारणी से ही जुड़ी होंगी। जैसे संयोजकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या कहलाती है, त्रिज्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो इससे पहले आपको आवर्त सारणी जानना जरूरी है। और जब कभी भी आप कहीं पर भी केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहला जो टॉपिक देखेंगे वो होता है आपका मैटर, अर्थात पदार्थ। तो ये सेशन जो है आपकी जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारे सेशन आपको कवर करवा चुके हैं। पदार्थ क्या होता है, इसके बाद जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर, ठोस द्रव गैस क्या है आपकी, इसके बाद तत्व क्या होते, यौगिक क्या होते, मिश्रण क्या होते। क्योंकि जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि तत्व क्या कहलाते हैं। ठीक है, किसे हम तत्व कहते हैं, फिर जो तत्व होते हैं उनसे मिलकर ही आपके क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो पूरी की पूरी आवर्त सारणी जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं उसमें 118 तत्व आप देखेंगे। तो तत्व वाला जो सेशन है वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि एक दूसरे से ये सारे सेशन जुड़े हुए होते हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको एक बार देख लें, ताकि आगे आने वाली चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती जाएँ। क्योंकि आपके पास में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज आपकी 6 तारीख हो गई जून। ठीक है, अब आपके पास मात्र 2 महीने, और पता नहीं चलेगा आपको कि 2 महीने का समय कब निकल गया। ठीक है, आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको इस महीने के मंथ में देखने को मिल जाएगा, मतलब इस महीने के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। तैयारी तो आपको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट है और आप इतने समझदार तो हैं ही कि आपको पता होगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपके जो है मेंस परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपसे कई बार कहा है, पात्रता परीक्षा का सिलेबस अपने सामने रखिए और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलिए, ताकि आप बहुत अच्छा वहाँ पर अपने एग्ज़ाम्स में कर पाएँ। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो यहाँ पर कवर करेंगे, और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें जो कमियां रह गई थी वो कमियां यहाँ पर दूर हो जाती हैं, और ये जो है वर्तमान में प्रचलित आवर्त सारणी मानी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है ये क्या है। आधुनिक आवर्त नियम सबसे पहले यदि पूछ ले किसने दिया है तो मोजले ने। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आवर्त सारणी के जनक कौन माने जाते हैं, तो फिर आपको आंसर आपका क्या देना है, मेंडलीफ। क्योंकि सबसे पहले जो आवर्त सारणी बताई हुई थी वो आपके मेंडलीफ ने बताई थी। भले ही उसमें कुछ कमियां रहीं, लेकिन जनक जो हैं वो वही माने जाते हैं, मेंडलीफ। लेकिन जब आधुनिक जुड़ जाता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी, तो कहीं कहीं मौजले मिलता है, कहीं कहीं इस तरीके से लिखा रहता है मौसले। ठीक है, तो एक ही बात है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है मौजले। और पूछता कब दी इन्होंने, तो 1913 में। ठीक है, ये भी याद रखिए।
अब देखिए सन 1913 में मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये सन जो है 1911 दिया होता, क्योंकि यहाँ परमाणु क्रमांक की बात की गई है। अब आपको ये बता चुके हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। तो आपको नाभिक बताया था, पूरी अच्छी संरचना उसकी आपको कवर करवाई थी परमाणु की संरचना में। तो अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा नाभिक होता है। तो नाभिक जो है उसके बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। अब नाभिक के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है उसी से संबंधित है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो सन 1913 में मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज की और उन्होंने कहा कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर न करके परमाणु क्रमांक, जिसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, अर्थात प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या जो कि नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पहले अभी तक जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हुए आए थे उसमें क्या कहा जा रहा था कि जो तत्व हैं उनके भौतिक और रासायनिक जो गुण हैं वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर हैं। मतलब परमाणु जो द्रव्यमान है जिसे हम परमाणु भार भी कहते हैं, तो उसके आधार पर आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो आवर्त सारणी है वो किसके आधार पर व्यवस्थित है, परमाणु क्रमांक के आधार पर। और परमाणु क्रमांक ही तत्वों का मौलिक गुण है। तो पूछ सकता है आधुनिक आवर्त सारणी में जो आपका आवर्त सारणी व्यवस्थित की गई है उसका मौलिक गुण क्या है, तो परमाणु क्रमांक है। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसका उसका मौलिक गुण क्या था, परमाणु द्रव्यमान था, परमाणु भार था, ठीक है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। इसलिए मोज़ले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान को ना मान करके किसे माना है, परमाणु क्रमांक को माना है। और इसी के आधार पर आधुनिक आवर्त जो नियम है उसकी परिभाषा इन्होंने दी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बार बार आपसे कहते आ रहे हैं, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और जो हमने पहले आवर्त सारणी पढ़ी मेंडलीव की, उन्होंने क्या कहा था, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन हैं। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे। इस नियम का अर्थ क्या है, तो इस नियम का अर्थ है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा जाएगा, मतलब जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अनुसार है। मतलब जिसका परमाणु क्रमांक 1 है उसको सबसे पहले रखा गया, फिर जिसका परमाणु क्रमांक 2 है उसको उसके बाद रखा गया, फिर 3 को रखा गया। तो ये एक क्रम में रखा गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। तो इस नियम का अर्थ है कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। और आपने एक नियम या आवर्त सारणी की हेडलाइन जिसे हम कह सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32 का क्रम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस निश्चित अंतराल के बाद जो तत्व है उनकी पुनरावृत्ति होती है। मतलब पहला जो तत्व है, जैसे मान के चलिए जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो फिर जो अगले तत्व आएंगे वो क्या होंगे, भिन्नता दर्शाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर रिपीटेशन होगा, 2 के बाद जो 8वां तत्व रहेगा उसमें समानता होगी, पुनरावृत्ति उसकी हो जाएगी। यही था इनका आधुनिक आवर्त नियम। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, वर्ग देखते हैं, ठीक है। पहला जो आपका समूह देखते हैं, वर्ग देखते हैं, यहाँ पर जो जैसे ए आपकी क्षैतिज कतारें होती, कैसी होती हैं, क्षैतिज, और एक आपकी ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर होती हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो जैसे यहाँ पहला जो आवर्त है, क्या है, पहला जो आवर्त है ये आपका क्या कहलाएगा, पहला आवर्त जो है, मतलब कितने आवर्त बताए वर्तमान की सारणी में, 7 आवर्त हैं। तो जो पहला आवर्त उसका पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर है आपका सोडियम, फिर है आपका पोटेशियम, रुवेडियम, इस तरीके से। तो यहाँ आप देखिए 1 के बाद कितना आया, 3 आया, फिर कितना आया, 11 आया, फिर 19, फिर 37। तो इसमें 2, 8, 8 कैसे नियम लागू हो रहा है, तो जैसे 1 है, 1 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो कैसा है ये नियम, 2, 8, 8।
अब देखिए यहाँ 3 आ गया, अब 3 में आप 8 जोड़िए कितना आएगा, 11 आएगा। फिर 11 में आप 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। तो 2 8 8 फिर 18 आएगा। 19 में आप 18 जोड़िए तो 37 आएगा। 37 में आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो 2 8 8 18 18 फिर 32, आप 55 में 32 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 87। तो एक गुण जो है यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, आप समझ पा रहे होंगे। और पूरी की पूरी आवर्त सारणी। अब आप कहेंगे क्या ऊपर से नीचे ही ये नियम लागू होता है, तो नहीं, आप इस तरीके से वर्ग में भी ये नियम लागू कर सकते हैं, वो भी आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे। तो इनके गुणों की पुनरावृत्ति किस आधार पर हो रही है, मतलब कितने अंतराल पर, तो 2 8 8 18 18 32। मान के चलिए पहला जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। फिर 1 के बाद जो आपका उसके नीचे वाला जो रो रहेगा आपका, उसमें जो परमाणु क्रमांक, तो इसमें 2 यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो ये क्या होती है, इस तरीके से इतने अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। तो ये तो हुई आवर्त सारणी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरीके से हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखा कि आवर्त किस तरीके से थे। उन्होंने कितने आवर्त बताए थे, 7 बताए थे। और उन्होंने वर्ग कितने बताए थे, 8 वर्ग बताए थे। और अगला जो 9वां वर्ग था उसे शून्य वर्ग कह दिया था, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि जो वर्तमान की आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं, कितने आपके वर्ग हैं, समूह हैं। तो आवर्त जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के समान इसमें भी 7 ही क्षैतिज, जिसे हम क्षैतिज कहते हैं, कितने क्षैतिज हैं जिन्हें हम आवर्त कहेंगे, मतलब 7 क्षैतिज हैं। क्षैतिज का मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है, कैसा, ऊपर से नीचे, ये हो जाएंगे आपके क्षैतिज। अभी आवर्त सारणी से आपको समझा देंगे। आवर्त का मतलब जो आपकी आवर्त सारणी है इस तरीके से है, ठीक है। पहले में मतलब इस तरीके से बनी हुई है आवर्त सारणी, तो ऐसी, ठीक है। तो जो ये आवर्त आप देख रहे हैं इनकी संख्या 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक है, 7 तक है। इनका संख्यांकन भी इसी प्रकार से किया गया है कि पहला जो आवर्त है उसे 1, फिर दूसरा आवर्त 2 3 4 7 है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। अब देखिए जो पहला आवर्त रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप आवर्त सारणी को एक बार देखिए। यहाँ जो पहला आवर्त है, ये है आपका पहला आवर्त, ठीक है, और यहाँ तक रहेगा ऐसा, ठीक है, ये आवर्त है। तो बीच में तो कोई तत्व है नहीं, तो यहाँ जो आवर्त है, पहले आवर्त को क्या कहेंगे हम, पहला आवर्त। इसमें कितने तत्व देख रहे हैं आप, 2 तत्व देख रहे हैं। कितने तत्व देख रहे हैं आप, इसमें 2 तत्व आप देख पा रहे हैं। तो पहले आवर्त को परम लघु आवर्त कहते हैं, इसमें 2 तत्व हैं और ये सबसे छोटा आवर्त माना जाता है। फिर आपका दूसरा और तीसरा जो है वो लघु आवर्त कहलाएगा। ऐसे ही याद रखिए आप, पहला आवर्त परम लघु आवर्त जिसमें कितने तत्व हैं, 2, कौन कौन से, हाइड्रोजन हीलियम। तो पहला एक तो जो है वो सबसे पहले वर्ग में है और एक सबसे लास्ट वाला वर्ग है जो वहाँ पर है, जिसे हम निष्क्रिय तत्व कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आवर्त जो होता है, दूसरा और तीसरा, इसे लघु आवर्त कहते, क्योंकि इसमें कितने हैं, 8 तत्व हैं। तो वही नियम चलेगा, इसमें 2 हैं, फिर इसमें कितने हैं, 8 तत्व हैं, फिर कितने हैं, 18 तत्व हैं, फिर कितने हैं, 32 रहेंगे, ठीक है। तो पहले को परम लघु आवर्त, दूसरे तीसरे को लघु आवर्त, और ये भी याद रखिए कितने कितने तत्व हैं। चौथे पांचवें को दीर्घ आवर्त कहेंगे, क्या कहेंगे, दीर्घ आवर्त, जिसमें 18 तत्व हैं। छठवें को परम दीर्घ आवर्त कहेंगे, जिसमें 14 दुर्लभ मृदा तत्वों सहित 32, और इसी तरीके से जिसे हम लैंथेनाइड एक्टिनाइड कहते हैं, ठीक है। और जो आपका छठा आवर्त है, इसके 14 तत्व परमाणु क्रमांक 58 से जो 71 है, जिसे हमने नीचे रख दिया है, जिसे लैंथेनाइड कहते हैं। फिर 7वें आवर्त में 14 तत्वों के परमाणु क्रमांक जो 90 से 103 है, जिसे एक्टिनाइड कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में नीचे अलग से पंक्तियों में रखा गया है, तो आप ये देख सकते हैं। ये है आपकी लैंथेनाइड श्रेणी 58 से 71। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो लैंथेनाइड श्रेणी है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब परमाणु क्रमांक कितने से कितने तक है, 58 से 71। एक्टिनाइड श्रेणी 90 से 103। ये छठवें आवर्त से बनी है, ये 7वें आवर्त से ही बनी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के 18 तत्व आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ एक बार आपको बता दें, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, 2 हैं। फिर दूसरे आवर्त में आप काउंट कर लें, 1 2
3 4 5 6 7 8 तत्व हैं इसमें। तीसरे में भी कितने हैं? 8 तत्व हैं। तो इसे परम लघु आवर्त, इसे लघु आवर्त कहते हैं। फिर इसमें आप यदि काउंट करेंगे तो 18 और इसमें भी कितने हैं? 18 हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? दीर्घ आवर्त कहेंगे। और इसमें ये 18 तो यहाँ पर हैं और 14 और यहाँ ये नीचे दिए गए हैं, इनको मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 32A और 32A हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके परम दीर्घ आवर्त। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है, आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए और आगे चलते हैं। अब ये आवर्त सारणी आप समझ गए। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके क्षैतिज लाइनें हैं। क्या है? क्षैतिज हैं। और क्षैतिज को यहाँ पर क्या कहा गया है? आवर्त कहा गया है। क्या कहा है? आवर्त। और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18। आप इनको काउंट कर सकते हैं। कितनी है? 18 है। इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग या फिर समूह कहते हैं। तो ये जो समूह है ये वर्तमान की आवर्त सारणी में कितने हैं? 18 हैं। जबकि आपके जो मेंडलीव थे उन्होंने कितने बताए थे? 9 बताए थे। बताए तो 8 थे। आखिरी वाला जो है इसको निष्क्रिय कहा गया है, तो उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी तो उसे शून्य वर्ग कह दिया था। ठीक है, तो वर्तमान की आवर्त सारणी में पूछ सकता है कितने समूह हैं या कितने आपके जो वर्ग हैं, तो वो हैं 18 जिन्हें हम ऊर्ध्वबादर कहते हैं। ठीक है, और जो क्षैतिज हैं वो कितने हैं? 7 हैं। जो आपके यहाँ पर पीरियड हैं यानी आवर्त हैं वो कितने हैं? 7 हैं। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। दूसरे आवर्त में कितने हैं? 8 हैं। फिर कितने हैं? 8 हैं। फिर हैं 18 इस तरीके से, फिर 32। तो जो आपका लेंथेनाइड एक्टिनाइड है वो कहाँ से कहाँ तक परमाणु, कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी आवर्त सारणी की अपनी विशेषताएं रहती हैं कि जो आपकी जैसे कह देंगे संयोजकता, जैसे कहेंगे यहाँ से 2 बार आपको पढ़ना, एक तो आवर्त के बारे में, एक आपके वर्ग के बारे में। तो कहेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर जो संयोजकता है वो बढ़ती है या घटती है? ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है या घटता है? ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है? एक तो ये हो गया। फिर एक कहेगा दाएं से बाएं जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होगा, या फिर कहेगा दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी या बढ़ेगी। तो ये आपको यहाँ पर रो और आवर्त के बारे में पढ़ना। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर हमें पूरा विश्लेषण पढ़ना है कि कौन से एस ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से पी ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से डी ब्लॉक के तत्व हैं, कौन से एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, कहाँ पर आपकी धातुओं को रखा गया है, कहाँ पर अधातुओं को, कहाँ पर उपधातुओं को, कौन सी संक्रमण धातुएं हैं आपकी, कौन सी मृदा धातुएं हैं, कौन सी क्षारीय धातुएं हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आई होप आप इतना तो समझ ही गए होंगे और आप बिल्कुल आसान है, आप इस सारणी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले में 2 तत्व रखेंगे आप, ये 7 आप खंड खींचिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये 18, तो ये तो बस आप यदि समझ करके पढ़ते तो ऑटोमेटिकली ये सारणी बनने लगती है। ठीक है, और आप ये याद भी कर लेंगे, रट जाएगा आपको ये आवर्त सारणी। इसीलिए हमने दोबारा से आपको, पहले हमने बेसिक जानकारी आवर्त सारणी के बारे में दे दी थी, लेकिन फिर हमने बाद में सोचा कि यदि आपकी आवर्त सारणी ही अच्छे से कवर नहीं होगी तो आगे आने वाले जो सेशंस हैं हो सकता है आपको समझ में ना आ पाएँ। तो इसीलिए दोबारा से बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप आगे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बने तो आप उनके आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका जो आवर्त सारणी है, उसमें पहला आवर्त क्या कहलाता है? लघु आवर्त, परम लघु आवर्त, 2 तत्व मात्र हैं। तो ये आप नियम याद रखिए, 2 8 8 18 18 32 वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धातुई गुण कम हो जाता है, अधातुई गुण में वृद्धि हो जाती है। मान के चलिए ये आपका क्या है? आवर्त है। क्या है? ये आवर्त हैं आपके, क्या है? आवर्त हैं। अब यहाँ ये आपका क्या है? बाईं ओर है और ये क्या है? आपका दाईं ओर है। क्या है? दाईं ओर है। तो यहाँ कहा गया है कि बाएं से दाएं जाने पर, यहाँ से जैसे ये आपका बाईं ओर है, ठीक है, और ये आपका क्या है? दाईं ओर है। तो बाएं से दाएं जाने पर, तो आपको पहले बता दें कि सबसे पहला जो आप यहाँ पर आवर्त देख रहे हैं इसमें कितने आपके ये क्या कहलाते हैं? तो ये आपकी क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्षारीय धातुएं। दूसरे आवर्त की क्या कहलाती हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं, मतलब मृदा के समान क्षारीय मृदा धातुएं। फिर ये जो क्षारीयता है ये यहाँ पर जाते हैं तो क्या हो जाती है? कम होती जाती है,
मतलब सबसे क्षारीय जो आपके आवर्त हैं वो पहला सबसे अधिक क्षारीय प्रवृत्ति का आवर्त है, दूसरा उससे कम, और फिर एक घटती ही जाती है। तो पहला, सारणी में किसी आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो धातुई गुण कम हो जाता है। अधातुई गुण में एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्षारीयता भी घटेगी। धातुई गुण का मतलब है आपके बाईं ओर धातुएं हैं ज़्यादा और आपके दाईं ओर क्या हैं, अधातुएं हैं, और बीच में क्या है आपकी धातु और अधातु के बीच में आपकी उपधातुएं हैं। तो ये तो आप समझ गए कि सारणी के किसी भी आवर्त में यदि आप यहाँ से बाएं से दाएं जाएंगे तो धातुई गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधातुई गुण में क्या होगी, वृद्धि। एक क्वेश्चन। दूसरा देखिए, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में आप फिर से बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्व की जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो घटती है और फिर बाद में बढ़ने लगती है। फिर देखिए, किसी आवर्त में तत्वों की संयोजकता 1 से बढ़कर 4 हो जाती है, उसके बाद घटते घटते 0 हो जाती है। तो संयोजकता आपके परमाणु क्रमांक पर डिपेंड होगी, ठीक है। तो 1 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 4 हो जाएगी पहले, और फिर 0 वर्ग आता है तो घटते घटते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर देखिए, बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो बाह्यतम कक्ष होता उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते वो संयोजी होते, और जितने अंदर जितने भी आपके यहाँ कक्ष होंगे उनके सबका जो टोटल होता है वो क्या कहलाता, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने उपकक्ष पढ़े होंगे SP, DF करके, ठीक है। इसमें अधिकतम कितने, 2, 6, इस तरीके से 10, 14 के क्रम में जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। फिर देखिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बाएं से दाएं जाने पर प्रायः क्या होता है, यहाँ बढ़ता है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि आप देखेंगे जो आपकी गैसें होती हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इनमें जो विद्युत ऋणात्मकता है फ्लोरीन की सर्वाधिक होती है। और जो आपका फ्लोरीन है वो कहाँ स्थित है, आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो समूह 17 है ये गैसें हैं और इस सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता। तो आप बताइए, यहाँ तो नहीं है इतनी विद्युत ऋणात्मकता, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। फिर देखिए, आयनन विभव का मान भी बढ़ता है। फिर परमाणु त्रिज्या घटती है, परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या जो है बाएं से दाएं जाएंगी तो घटेगी, और फिर बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों के भाषमिक गुण, जिसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, क्षारीयता कहेंगे, तो ये भी घटती, क्योंकि पहला खंड क्षारीय धातुओं का है, दूसरा क्षारीय मृदा। इस तरीके से ये तो सबसे ज़्यादा क्षारीय हो गए जो कि बाएं ओर स्थित हैं, बाकी दाईं ओर जाएंगे तो ये घटता जाता है, ठीक है। तो अब ये तो आप यहाँ समझ गए होंगे, लेकिन अगला जो सेशन रखेंगे उसमें सारे आपके जो शब्द आए हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है तत्वों की, परमाणु त्रिज्या क्या है, आयनन विभव क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। अभी तो आप इतना समझ गए, अब यही सारे आपको किस में पढ़ने हैं, वर्ग यानी समूह में पढ़ने हैं। तो ये तो बाएं से दाएं हो गया, समूह में क्या पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो पहले आप ये याद रखिए। अब देखिए, हम ये तो समझ गए आपके जो आवर्त हैं वो कितने हैं, 7 हैं, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए, समूह या वर्ग जिसे कहते हैं, ग्रुप। तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों की कुल संख्या कितनी है, 18 है, जिन्हें क्या कहेंगे, वर्ग या समूह। ऐसे कितने खाने हैं आपके, 18, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट करिए तो कितने हैं, 18 हैं। प्रारंभिक जो है IUPAC की बात करें तो इस पद्धति के अनुसार पहले 7 खानों को इस तरीके से लिखा जाता था। आपको बता दें, आप देख रहे हैं फर्स्ट A से लेकर के 7A तक, ठीक है। और उसके बाद 3 स्तंभ जो हैं उनको B से डिनोट करते थे। यहाँ आप इस सारणी में आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिया गया है, इस तरीके से फर्स्ट A करके, फिर B करके, फिर यहाँ पर C करके, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता था इसको। फिर देखिए, यहाँ पर वर्तमान में जो IUPAC है इसने A और B अंकन को ही समाप्त कर दिया। अब तो डायरेक्ट 1 से 18 स्तंभ को 1 से 18 समूह या वर्ग के रूप में माना गया है। अब देखिए, इसमें आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण में वृद्धि होती है।
मतलब जो धातुएं हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर जो धातुएं हैं ऊपर कम मात्रा में धातुएं हैं, लेकिन नीचे जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं के गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी ये बढ़ता जाता है गुण। ठीक है, फिर देखिए धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशील, जब नीचे धातुएं अधिक हैं तो उनकी क्रियाशीलता भी अधिक होगी, जबकि जो अधातुओं का वर्ग है, मतलब आपके बाएं ओर क्या है, धातुएं हैं और दाईं ओर क्या हैं, आपकी अधातुएं हैं, तो यहाँ ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी, जबकि धातुओं में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधातुओं में रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। क्या होती है, घटती है। फिर संयोजकता समान रहती, क्योंकि जो आपके फर्स्ट वर्ग की रहेगी वही आपके नीचे तक जितने भी आवर्त हैं सबकी वही संयोजकता रहनी है। जैसे आपके हाइड्रोजन वाला जो वर्ग है उसकी संयोजकता 1 है, तो बाकी जितने भी इस वर्ग में आपके सदस्य आएंगे सबकी संयोजकता 1 ही रहेगी, तो ये समान रहती, ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। फिर इलेक्ट्रॉन जो प्रीति है इसका मान ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता का मान भी घटता है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता आपके फ्लोरीन की है, उससे कम क्लोरीन की होगी, उससे कम ब्रोमीन की होगी, तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट है आयनन विभव का मान भी घटता है और परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो याद रखेंगे दाएं से बाएं जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या बदलाव होते हैं। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसने मेंडलीव की जो कमियां रहीं आवर्त सारणी में उसको दूर कर दिया, क्या इसकी विशेषताएं रहीं देखिए। तो जो मेंडलीव थे उन्होंने धातु अधातुओं को पृथक नहीं कर पाए थे, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग कर दिया गया, मतलब इनको अलग अलग की ये धातुएं हैं, ये अधातुएं हैं, इनमें ये प्रवृत्ति पाई जाएगी, धातुएं तन्य होंगी, धातुएं जो है विद्युत ऊष्मा की सुचालक होंगी, धातुओं में जो है आघात वर्धनीयता का गुण होगा, धातुओं में चमक पाई जाएगी, और अधातुएं जो होंगी वो क्षणभंगुर होंगी, टूट जाएंगी, चूर चूर हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इसको यहाँ पर पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट है देखिए प्रबल धात्विक तत्व, आपके जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, पहले जो 2 आवर्त आप देखते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। फिर आप पिछले जो आवर्त देखेंगे वहाँ पर वो क्या होंगे, आपके डी ब्लॉक के तत्व। सॉरी, यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर, ये हैं आपके एस ब्लॉक के तत्व, ये हैं पी ब्लॉक के तत्व, ये आप देख रहे हैं 3 से 12 तक डी ब्लॉक के तत्व, और नीचे एक्टिनाइड और जो लेंथेनाइड है ये हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एस पी डी एफ। तो पूछ सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व किन 2 ब्लॉक के मध्य में स्थित हैं, इन्हीं को हम जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर आप यहाँ देखिए क्या कहा गया है, जो प्रबल धात्विक तत्व है, मतलब सबसे ज़्यादा धातुई गुण आपके एस ब्लॉक में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्षार धातुएं हैं, ठीक है, क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं, सबसे ज़्यादा धातुई गुण इन 2 आप देख रहे हैं आवर्त में हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्रबल धात्विक जो समूह माना जाता, पूछ सकता कौन सा है, तो एस ब्लॉक के तत्व हैं, और इनको संक्रमण तत्व जो हैं डी ब्लॉक के, मतलब एस के बाद जो आप देख रहे हैं 3 से लेकर के 12 तक के, वो क्या हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं, कि बाईं ओर समूह 1 और 2 में रखा गया है। तो पूछेगा कि एस ब्लॉक के तत्व को डी ब्लॉक के किस तरफ रखा गया है, या पूछ लेगा कि संक्रमण तत्वों को जो संक्रमण तत्व हैं वो प्रबल धात्विक तत्वों के किस तरफ हैं, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले। तो धात्विक तत्व का मतलब जिसमें धातुई गुण सर्वाधिक है, तो ये आपका पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है। पहला कौन सा, जिसमें हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, ठीक है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये 2 वर्ग जो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपके एस ब्लॉक। फिर इसके बाद यहाँ क्या शुरू होता है, आपका डी ब्लॉक। एस के बाद पी नहीं होता, क्या होता है, यहाँ 3 से होता है आपका, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, फिर आपका 13 से होता है 18 तक पी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक को धात्विक तत्व कहते हैं। तो जो आपके धात्विक तत्व हैं वो आपके संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के किस तरफ हैं, तो ये दाईं ओर होता है, ये बाईं ओर होता है। तो डी ब्लॉक के कहाँ हैं, बाईं ओर स्थित हैं, और किस में है, समूह 1 और 2 में स्थित हैं। अब देखिए संक्रमण तत्वों के बीच में समूह 3 से 12 में, और अधातु तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं, पी ब्लॉक में। आप देख पा रहे हैं पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, तो 13 से लेकर के 18 तक का ब्लॉक क्या कहलाता है, पी ब्लॉक। तो देखिए संक्रमण तत्व कहाँ से कहाँ है, 3 से लेकर के 12, ये भी याद रखिए।
तो संक्रमण तत्वों के बीच में जो समूह 3 हैं इससे 12 में और अधातु तत्व पी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्वों के दाईं ओर समूह 13 से समूह 17, क्योंकि 18 नहीं गिनते क्योंकि इसको अलग से शून्य वर्ग कहा जाता है, तो पी ब्लॉक 17 तक मानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो किशोर है तो ये तो आप समझ गए कि जो संक्रमण तत्व हैं वो आपके पी ब्लॉक के तत्वों के या धातु तत्वों के किशोर हैं तो बाईं ओर हैं, और यदि उल्टा बोल दें हम कि जो संक्रमण तत्व हैं अधातु तत्वों के जो अधातु तत्व हैं या जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो डी ब्लॉक के किशोर हैं तो दाईं ओर हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं आपको ताकि आप समझ जाएं। ए है आपका एस ब्लॉक, कहाँ तक, समूह 1 और 2। फिर ए है आपका डी ब्लॉक, ए है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, तो ए आपका क्या कहलाता है, धातुई वर्ग कहलाता है। ए आपके संक्रमण धातुएं कहलाती हैं और ए आपकी यहाँ पर अधातुओं को रखा गया है समूह 17 तक। तो देखिए एस ब्लॉक के और डी ब्लॉक के मतलब पूछेगा कि एस ब्लॉक के अंतर्गत जो डी ब्लॉक है वो किशोर है, तो ये कौन सा वर्ग है आपका, ये दाईं ओर ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। क्या होगा, ये दाईं ओर है। ठीक है, ये दायां है ये बायां है, तो इस तरीके से आप समझिए दाईं ओर है। फिर जैसे कहेगा कि डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में क्या है आपके, पी ब्लॉक में अधातुएं हैं और ये संक्रमण धातुएं हैं, तो अधातुओं के विपरीत मतलब जो संक्रमण धातुएं वो किशोर हैं, तो ये आपके क्या हैं, बाईं ओर है। ये पूछ ले कि संक्रमण धातुएं अधातुओं के किशोर हैं या फिर जो अधातुएं हैं वो संक्रमण धातुओं के किशोर हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, फैक्ट, तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर समस्त तत्व, इलेक्ट्रॉन आपको भरना बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p3s, मतलब आप बाहू की थ्योरी बताई, हाइजेनबर्ग डी ब्रोंगली थ्योरी सारी, बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार किस तरीके से भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तो आप पिछले लेक्चर देख लें। तो इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर समस्त तत्वों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्वों में विभाजित कर दिया गया। एस ब्लॉक में अधिकतम कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पी ब्लॉक में अधिकतम कितने भरते हैं हम, 6 भरते हैं। फिर डी ब्लॉक में 10 भरते हैं और अधिकतम एफ ब्लॉक में 14 भरते हैं। तो जो पहला और दूसरा वर्ग है उसमें 1s1 और 1s2 इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से अलग कर दिया, मतलब संक्रमण तत्व किस वर्ग में है, आपके डी ब्लॉक में है, इनको सामान्य तत्वों से अलग कर दिया। ए तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य, तो पूछ सकते संक्रमण तत्व किन 2 ब्लॉक के मध्य में स्थित हैं, तो एस और पी ब्लॉक के मध्य में स्थित हैं। संक्रमण तत्व कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं, तो समूह 3 से लेकर के कहाँ तक, आपके 12 तक हैं। दुर्लभ मृदा तत्वों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अर्थात एफ ब्लॉक तत्वों को उपर्युक्त स्थान पर मुख्य आवर्त सारणी के बाहर नीचे रखा गया है, जिसमें कितने कितने तत्व हैं, 14 हैं, टोटल 32 होते हैं। पहले एक आपके 6वें आवर्त से बनाया गया, दूसरा 7वें आवर्त से। एक ही वर्ग के 2 पर, पहले आपने मेंडलीव की सारणी देखी होगी, तो जो वर्ग होता था उसको 2 उपवर्गों में बांटते थे, ए बी करके। ठीक है, तो ये उपवर्ग दूर कर दिए गए। वर्तमान की आवर्त सारणी से मेंडलीव की आवर्त सारणी के कई दोष दूर हो गए हैं। कौन कौन से दोष दूर हुए, तो सारे ही दोष दूर हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो मेंडलीव थे उनकी आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उसका स्थान नियत नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि कभी तो वो समूह 1 के जैसे गुण दर्शाता था और कभी कभी समूह 7 के जैसे, तो उसकी स्थिति निश्चित नहीं थी कि इसको कहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन जो वर्तमान आवर्त सारणी आई उसमें हाइड्रोजन का स्थान नियत कर दिया गया, क्योंकि ये समूह 1 के गुणों को दर्शा रहा था, तो समूह 1 में इसको रखा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किस तरीके से, हाइड्रोजन को हम इस तरीके से भरते हैं। अब देखिए अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व का कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले, तो हमने पढ़ा था मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन्होंने कहा था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखो। कैसे, कि जिसका परमाणु क्रमांक कम है उसको पहले रखो, जिसका अधिक है उसको बाद में। लेकिन इनका ये नियम इन्हीं ने नियम बनाया और असंगत साबित हो गया था। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा था, उसको कम परमाणु क्रमांक से पहले रख दिया गया था। जैसे यहाँ आर्गन है और यहाँ पोटेशियम है, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक जो है वो पोटेशियम से अधिक था। नियम क्या होना चाहिए कि जिसका कम है पहले उसको रखो, लेकिन इनका ही नियम इन्होंने गलत कर लिया, मतलब गलत साबित हो गया था। पहले आर्गन को रख दिया, फिर पोटेशियम को रख दिया।
पहले आना क्या चाहिए था, पोटेशियम, तो ये गलत हो गया था, नियम असंगत। लेकिन इसको वर्तमान की आवर्त सारणी में सुधार दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आप जो पहले आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान में परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और परमाणु क्रमांक आप देखेंगे तो आर्गन का कम है, पोटेशियम का ज़्यादा है, तो ये नियम तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए क्योंकि इसका परमाणु भार अधिक था, इसका कम था, फिर भी ये गलत हो गया था। इसी तरीके से एक और आप देखेंगे जिसे हम कहते हैं टेलुरियम, इसको आयोडीन से पहले रख दिया था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो नियम था वो न्याय संगत नहीं था, किंतु इन तत्वों के परमाणु क्रमांक अपने अपने अगले तत्वों से कम हैं। जैसे ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19, तो बिल्कुल सही है क्योंकि वर्तमान आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर ही आधारित है। कोबाल्ट का 27 है और निकेल, यहाँ निकेल होगा इसका 28 है, तो बिल्कुल सही है। इसे दीर्घ आवर्त सारणी के अनुसार आर्गन को पोटेशियम से और पोटेशियम से पहले, कोबाल्ट को निकेल से पहले और टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखना चाहिए। तो ये त्रुटि यहाँ पर दूर कर दी गई। फिर देखिए समस्थानकों का स्थान। समस्थानकों का स्थान एक ही तत्व के समस्थानिक आपस में गुणों में कैसे होते हैं, समान होते हैं, इसीलिए इन्हें एक ही स्थान पर रखना चाहिए था। किंतु जो मेंडलीफ है इनकी आवर्त नियम के अनुसार इन्हें एक ही स्थान पर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उनके परमाणु द्रव्यमान अलग थे, इसलिए अलग रख दिया। वर्तमान आवर्त सारणी में जो समस्थानिक है मतलब जो समान गुणों को दर्शाते हैं उनको नियत स्थान एक ही स्थान पर रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं, समान है, भले ही परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। इस प्रकार मेंडलीफ का यह दोष भी दूर हो गया। अगला क्या था, निष्क्रिय गैसों का स्थान। तो जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसमें निष्क्रिय गैसों को प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व यानी समूह 17 और प्रबल धन विद्युतीय तत्व यानी समूह 1 इसके बीच में रखा गया है, जो कि बिल्कुल उचित है। उन्होंने तो स्थान ही नहीं छोड़ा था, जिसे शून्य वर्ग कहा गया था। नेक्स्ट, विकर्ण संबंध। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु त्रिज्या के आधार पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया। फिर दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लैंथेनम के बाद 14 जो तत्व हैं जिन्हें लैंथेनाइड, उनके गुणों में अत्यधिक समानता होने के कारण एक ही स्थान पर रखा गया है। इसी प्रकार एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को, एक्टिनाइड को एक ही स्थान पर रखा गया, जो कि न्याय संगत नहीं है क्योंकि इनके परमाणु द्रव्यमान कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। और जो वर्तमान यानी जिसे हम दीर्घ रूप आवर्त सारणी कहते हैं, इन्हें मुख्य आवर्त सारणी के नीचे पंक्तियों में अलग अलग स्थानों पर रखा गया, जो कि बिल्कुल ही उचित है। तो ये कमी भी इनकी दूर हो जाती है। तो ये थी वर्तमान आवर्त सारणी की कुछ जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में त्रुटियां रह गई थीं उनको यहाँ पर दूर कर दिया गया। अब आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल के सेशन को स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि तत्वों में किस प्रकार से आपके आवर्तता पाई जाती है, परमाणु त्रिज्या क्या है, आपकी संयोजकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, आयनन विभव क्या है, क्योंकि ये आपके तत्वों के बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होते हैं और इनसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन टाइप के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम और चीज़ों को आवर्त सारणी से संबंधित कंफर्म करेंगे। यदि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। आगे हम ये भी पढ़ेंगे तत्वों के प्रकार की एस ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आदर्श गैस हैं कौन सी कहलाती हैं, सिक्का धातुएँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी थ्योरी को कवर कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।